Sri Akal. Wish you all a very warm welcome to this wonderful session of Byju's classes. Byju's न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी, एक और बेहतरीन सेशन लेकर के। और आज हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करेंगे वो सभी हॉर्मोन्स जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटीज को, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, चाहे वो पेरिस्टाल्सिस को लेकर के हो या फिर वो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस की बात हो। भाई गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है, इंटेस्टिनल जूस के सिक्रीशन को कौन रेगुलेट करता है। सो अलग अलग तरह के हॉर्मोन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन, विलिकाइनिन, बहुत सारे हॉर्मोन्स का जिक्र करेंगे। कहां से ये हॉर्मोन सिक्रीट होते हैं और कहां पे जाकर के ये एक्ट करते हैं। सो इन सभी बातों को जानने के लिए अपनी कमर की पेटी जो है वो कस लीजिए जी, राइट। कॉपी पेन तैयार रखना, अगर आप रनिंग नोट साथ साथ बनाते हो ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए जी, सो बिना किसी विलंब के एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक उमंग के साथ कि हम इस सेशन में कुछ सीखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, सीखने के बाद याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पे सवालों के जवाब भी देंगे। ठीक है जी, बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रिकॉल, एक रिकैप भी कर लेंगे ताकि कॉन्टिन्यूटी बन जाए कि भाई क्या पढ़ा है पीछे, आगे क्या पढ़ना है। बिकॉज चीजों में आपस में तालमेल बना करके चलना तो बड़ा जरूरी है, राइट जी। बढ़े आगे फिर, चलिए ओके। सो लेट्स प्रोसीड। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम हॉर्मोन्स का रोल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अ क्विक लुक बैक, राइट। देखते हैं जी। हमने ये जाना कि जब हम बकल कैविटी में खाना रखते हैं, भोजन रखते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन दोनों बातों की शुरुआत हमारी बकल कैविटी में हो जाती है। दांतों से खाना चबाया जाता है, जिसे हम मैस्टिकेशन कहते हैं या च्यूइंग कहते हैं। लार्जर फूड पार्टिकल्स स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, जिसका फायदा क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ये हुआ मैकेनिकल डाइजेशन। जब हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के एक्शन की बात करते हैं फूड के ऊपर, वो कहलाता है केमिकल डाइजेशन। बकल कैविटी में कौन सी चीज की डाइजेशन की शुरुआत हो जाती है? यस, यू नो द आंसर, स्टार्च। पका हुआ स्टार्च होना चाहिए, कच्चा स्टार्च बकल कैविटी में डाइजेस्ट नहीं होता। सो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो सलाइवा बनाते हैं। सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज एंजाइम है, जिसको डायस्टेस या अमाइलेज भी कहते हैं। तो किस फूड कंपोनेंट की डाइजेशन की ये शुरुआत कर देता है बकल कैविटी में? दैट इज स्टार्च। किसमें टूटता है? माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। माल्टोस और आइसोमाल्टोस सिंपल शुगर्स हैं, मीठा स्वाद देती हैं। यही कारण है जब हम रोटी या ब्रेड को थोड़ी देर तक चबाते रहते हैं तो मीठा स्वाद आने लगता है। चलो जी, सो बकल कैविटी में हमने स्टार्च की डाइजेशन की शुरुआत करा दी थी। फिर मैंने कहा था भाई हम खाना स्वेलो करते हैं, फेरिंग्स में पहुंचा। फेरिंग्स ने कोई अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं बनाए भाई। फेरिंग्स तो एक कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। फेरिंग्स के तीन हिस्से भी हमने पढ़े थे, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजोफैरिंग्स। फेरिंग्स के जरिए होता हुआ भोजन पहुंचता है आपके ईसोफेगस में, जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं। कौन से एनिमल की ईसोफेगस सबसे लंबी होती है? Which animal has the longest esophagus? Which mammal? Answer is giraffe, which is a totally silent mammal. Esophagus कोई digestive enzyme secrete नहीं करती, ये केवल एक पैसेज है फॉर पासिंग फूड इनटू द स्टमक। अच्छा, आपको ये बात याद है मैंने बताया था जब हम बकल कैविटी में खाना चबाते हैं, दैट च्यूड फूड प्लस सलाइवा, च्यूड फूड प्लस सलाइवा क्या कहलाता है? बोलस। सलाइवा में सलिवरी अमाइलेज एंजाइम कौन से पीएच पे बेस्ट काम करता है? 6 to 7.4 का रेंज होता है। बेस्ट इज ऑप्टिमम इज 6.8, ये भी याद रखना है। चले भाई, ईसोफेगस ने कोई अपना डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनाया। बोलस जो है वो पहुंच गया स्टमक तक। स्टमक, जिसे गैस्टर भी कहते हैं, मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे फूला हुआ हिस्सा, दैट इज व्हाट इज स्टमक।
Stomach is mainly designed for the digestion of proteins. Stomach में जैसे ही bolus पहुंचा, bolus gets mixed up with the acidic contents of the stomach. तो उस चीज को क्या बोल देते हैं हम? जब बोलस स्टमक के एसिडिक कंटेंट्स के साथ मिल जाता है तो हम उसे कहते हैं काइम. स्टमक में एसिडिक पीएच कौन करवाता है? आंसर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, है ना? हमने पढ़ा था कि वहां पे ऑक्जेंटिक सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको पेराइटल सेल्स भी कहते हैं. सो ये ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स जो हैं यही तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं. स्टमक की अपनी लाइनिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से कैसे बची रहती है? क्योंकि स्टमक की लाइनिंग के ऊपर एक थिक कोटिंग ऑफ म्यूकस होता है और इसके अलावा वहां बाइकार्बोनेट आयंस भी सिक्रीट होते हैं. आज के सेशन में हम जानेंगे कि गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है. हार्मोन्स का जिक्र करने हैं ना आज. कौन से हार्मोन की बात कर रहा हूं? गैस्ट्रिन, राइट? गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. चलो, स्टमक के बारे में हमने ये जान लिया था. भाई स्टमक में जब बोलस पहुंच जाता है, पीएच एसिडिक होने लगता है, सलिवरी एमाइलेज एंजाइम थोड़ी देर तक अपना काम जारी रखता है और लगभग 30 से 50% स्टार्च को डाइजेस्ट कर लेता है. प्रोटीन की डाइजेशन वाला एंजाइम कौन सा था स्टमक में? कम ऑन टेल मी. जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हो रहा था, पेप्सिनोजन की फॉर्म में, उसको एक्टिवेट किसने करा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने. तो पेप्सिनोजन एक्टिवेट हो गया और पेप्सिनोजन से बन गया पेप्सिन. वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम. इट रिक्वायर्स हाईली एसिडिक पीएच फॉर इट्स एक्शन. पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ने की शुरुआत करता है, कंप्लीटली नहीं तोड़ पाता. पेप्सिन प्रोटीन्स को तोड़ता है बड़े बड़े टुकड़ों में. प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स. अल्टीमेटली प्रोटीन डाइजेशन तब कंप्लीट कहलाता है जब प्रोटीन्स टूट के क्या बन जाते हैं? बताइए जी. प्रोटीन्स किससे बने होते हैं? एमिनो एसिड्स, राइट? सो प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है एमिनो एसिड्स. ये भी हमने पढ़ा था. कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? भाई कोई भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, चाहे आपने स्टार्च खाया है, मान लीजिए आलू खाए, चावल खाए, रोटी खाई है, दूध पिया है तो लैक्टोज शुगर है, चीनी खाई है तो वो सुक्रोस है. कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं रोजाना अपनी रोजमर्रा की डाइट में, अल्टीमेटली वो जब टूट जाते हैं तो क्या बनाते हैं? सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट्स. कौन कौन से बताइए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज. यही 3 चीजें थी ना. एब्जॉर्प्शन में भी पढ़ा था, विलाय में जो एब्जॉर्ब होते हैं, राइट? चलो, तो स्टमक में हमने देखा प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत. फिर हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में. स्मॉल इंटेस्टाइन का डायामीटर छोटा है लार्ज के कंपैरिजन में, इसलिए हमने उसे स्मॉल कहा. याद रखेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. किसी भी चीज की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं: डियोडेनम, जेजुनम, इलियम. फोल्ड्स ऑफ कैरक्रिंग बताए थे यहां पे, विलाय बताए थे, माइक्रोविलाय बताए थे. स्मॉल इंटेस्टाइन में आके 3 डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स होते हैं. कौन कौन से? गॉल ब्लैडर से आने वाला बाइल जूस. बाइल जूस को बनाता कौन है? गॉल ब्लैडर बनाता है क्या बाइल जूस को? नो, बाइल जूस को लिवर बनाता है. गॉल ब्लैडर तो उसे स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है. ठीक है जी. इसके अलावा और कौन सा जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है? जो पैनक्रियास से आता है, पैनक्रियाटिक जूस. और तीसरा जो खुद इंटेस्टिनल लाइनिंग ने बनाया है, इंटेस्टिनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या था? व्हाट इज द अदर नेम फॉर इंटेस्टिनल जूस? कम ऑन टेल मी. व्हाट इज द अदर नेम फॉर इंटेस्टिनल जूस? सकस एंटेरिकस. ये थी कहानी स्मॉल इंटेस्टाइन की. उसके बाद हमने पढ़ा भाई लार्ज इंटेस्टाइन. सीकम, कोलॉन, रेक्टम. कोलॉन के अलग अलग हिस्से पढ़े थे: असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड और पेल्विक कोलॉन. लार्ज इंटेस्टाइन में पानी एब्जॉर्ब होता है. लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ अमीनो एसिड्स भी एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन एब्जॉर्ब हो जाते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन खुद म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करती है. लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया पढ़े थे हमने: स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, इकोलाई. ये अच्छे बैक्टीरिया हैं, फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, कई तरह के बी विटामिन बनाते हैं.
vitamin B1, B2, B12, biotin, vitamin K also. बी विटामिन पानी की एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, यही कारण है जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसका साइड इफेक्ट हो जाता है लूज मोशंस। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक इन अच्छे बैक्टीरिया को भी मार डालते हैं, बी विटामिन का लेवल डाउन चला जाता है, पानी का एब्जॉर्प्शन जो है ठीक से नहीं हो पाता, वाटर कम्स आउट विद द एक्सक्रीटा विद द फीसेस, तो लूज मोशंस हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सारी कहानी हमने पढ़ी। आज हम ये समझेंगे किस प्रकार रेगुलेट हो रही हैं ये एक्टिविटीज, पेरिस्टाल्सिस कैसे रेगुलेट होता है, ये जो हमने सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस इनका जिक्र करा, कैसे ये सिक्रीशंस रेगुलेट होती हैं। चलिए, रिवाइज करने में मजा आ रहा है ना, साथ साथ एक कॉन्फिडेंस आ रहा है ना कि ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। चलो मैं एक बार क्विकली ना आपको रिवाइज करवा दूं, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हम रोजाना खाते हैं? भाई हम पॉलीसेकेराइड खाते, स्टार्च, सेलुलोज, है ना, रोटी खाओ, चावल खाओ, आलू खाओ, स्टार्च है उसमें, सेलुलोज भी है, जो सब्जियां हम खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उनमें सेलुलोज है। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है। हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, परंतु हमें सेलुलोज अपनी डाइट में रोजाना चाहिए। क्यों? बिकॉज इट एक्ट्स एज रफेज, फाइबर की तरह काम करता है। इंटेस्टिनल लाइनिंग को सेलुलोज इरिटेट करता है, जिससे म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ता है और इंटेस्टिनल मूवमेंट स्मूथ बने रहते हैं, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, फीसिस इजीली पास आउट हो जाते हैं। सेलुलोज फाइबर्स पानी भी होल्ड करके रखते हैं। इट एड्स बल्क टू द फूड, फूड को बल्की बनाता है, पेट भरा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि हमने कुछ खाया है। ठीक है जी, सो सेलुलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, परंतु एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मेनली स्टार्च का डाइजेशन जो है वो कहां शुरू हुआ था? हमने बताया था स्टार्च का डाइजेशन शुरू हुआ था बकल कैविटी में, राइट जी, सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम के द्वारा। सेलिवरी अमाइलेज का ही दूसरा नाम बताया था टायलिन। क्या बताया था जी? टायलिन। और इसका एक और नाम क्या बताया था? डायस्टेस। ठीक है, सो सेलिवरी अमाइलेज ने कहा कि स्टार्च मैं तुम्हें डाइजेस्ट कर दूंगा, ब्रेक करूंगा, शुरुआत करूंगा डाइजेशन की। किसमें तोड़ा था? माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स। फिर फेरिंग्स और इसोफेगस के थ्रू होते हुए खाना पेट में पहुंचा। वहां पे क्या है जी? पेट में सेलिवरी माइलेज कुछ समय तक अपना काम जारी रखता है, जब तक कि पूरे का पूरा बोलस जो है वो एसिडिक नहीं हो जाता। 30 से 50% स्टार्च डाइजेशन स्टमक में हो जाता है बाय सेलिवरी माइलेज, राइट। उसके बाद क्या है? कायम जो है वो आगे होता हुआ पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के उसमें 3 डाइजेस्टिव जूसेस मिले। लिवर ने बनाया था बाइल जूस, स्टोर करा गॉल ब्लैडर ने, गॉल ब्लैडर ने बाइल जूस को कंसंट्रेट करके भेजा स्मॉल इंटेस्टाइन में। याद रखिएगा, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो फैट्स के इमल्सिफिकेशन में रोल प्ले करते हैं। सो बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं तो पैनक्रियाटिक जूस का जिक्र आएगा यहां पे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, अमाइलॉप्सिन भी कह देते हैं। पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है बेटा, मैं एक और नाम लिख देता हूं इसके लिए, अमाइलॉप्सिन। सो ये क्या करता है कि जो बाकी का बचा हुआ स्टार्च है उसकी डाइजेशन कंटिन्यू करवाएगा, माल्टोस, आइसोमाल्टोस, लिमिट डेक्स्ट्रिन्स में तोड़ेगा। इंटेस्टिनल जूस में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए होता है बेटा लैक्टेस एंजाइम। लैक्टेस लैक्टोज शुगर, मिल्क शुगर जो होती है उसे तोड़ देता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। बढ़ती उम्र के साथ लैक्टोज का प्रोडक्शन डाउन जाने लगता है, और इवन कुछ बच्चों में जन्म से ही लैक्टेस एंजाइम जो है वो कम होता है। लैक्टेस कम होगा तो वो मिल्क डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, लैक्टोस इंटॉलरेंस कहते हैं उसे। सच पीपल शुड अवॉइड मिल्क एंड मिल्क से बने हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डायरेक्टली जो मिल्क से बने, हाँ दूध से बना हुआ दही खा सकते हैं बिकॉज उसमें लैक्टोस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली दूध से बनी हुई जैसे आइसक्रीम हो गई या और मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए वो नहीं खा पाएंगे, वो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं जो। ठीक है जी। नो, अगर चीनी खाई है मतलब सुक्रोज खाई है, सुक्रोज को डाइजेस्ट करने के लिए इंटेस्टिनल जूस में सुक्रेस एंजाइम होता है। वो सुक्रोज को
सुक्रोसिस कमर्शियल शुगर, टेबल शुगर, केन शुगर गन्ने से मिलती है ना, तो सुक्रोज को तोड़ देता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है जी। ऐसे ही माल्टेस एंजाइम भी है जो माल्ट शुगर को डाइजेस्ट कर देगा, राइट जी। माल्टेस जब माल्टोस पे एक्ट करता है तो 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है। सो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन की जो शुरुआत हुई थी बकल कैविटी में, वो कंप्लीट हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बात हमने पढ़ी है, क्लियर जी। 3 एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के, सिंपल मोनोसेकेराइड यूनिट्स कौन कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, एंड दीज आर एब्सॉर्ब्ड इन द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन। एब्सॉर्प्शन में भी ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। इज इट क्लियर? ये रहे एंड प्रोडक्ट्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइट। गैलेक्टोज को नर्व शुगर या ब्रेन शुगर या सेरिब्रोस भी कहते हैं, बिकॉज ये न्यूरॉन्स के चारों तरफ जो माइलिन शीथ है उसे बनाने में मदद करती है। ये था जी कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, क्विकली हमने रिवाइज कर लिया। अब हम प्रोटीन डाइजेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। हमारे लिए प्रोटीन्स का सोर्स एक्सट्रिंसिक भी है और इंट्रिंसिक भी है। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है जो हम डाइट में ले रहे हैं। नॉनवेज फूड में बेहतर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स होते हैं वेज फूड के कंपैरिजन में। ठीक है जी। नाउ अब इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का सोर्स क्या है? जो हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग है पूरी, चाहे बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके सेल्स भी तो लगातार टूट रहे हैं ना। ये सेल्स भी तो प्रोटीन्स है ना इनमें, तो वो प्रोटीन्स भी तो हमें मिल रहे हैं, वो डाइजेस्ट हो रहे हैं साथ के साथ, वो इंट्रिंसिक सोर्स हो जाता है प्रोटीन्स का। बक्कल कैविटी में कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं है, फेरिंग्स में, इसोफेगस में कोई प्रोटीन डाइजेशन नहीं है। प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत कहां पे हुई? स्टमक में। कौन से एंजाइम से? बोलिए, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो चीफ सेल्स हैं या जाइमोजन सेल्स हैं या पेप्टिक सेल्स हैं, उन्होंने पेप्सिनोजन बनाया, और पेप्सिनोजन इनएक्टिव है, इसको एक्टिव पेप्सिन में किसने कन्वर्ट करा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन ने कहा भाई अब मैं एक्टिवेट हो गया हूं, तो मैं बाकी के बचे हुए पेप्सिनोजन को भी एक्टिवेट कर सकता हूं। उस प्रक्रिया का नाम भी बताया था, दैट इज ऑटोकैटालिसिस, राइट जी। नाउ पेप्सिन ने कहा मैं प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू कर दूंगा और मैं बना दूंगा प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स, लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स। एमिनो एसिड्स नहीं बनेंगे अभी यहां पे। एमिनो एसिड्स बनाने के लिए फर्दर आगे एंजाइम्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। फिर ये जो कायम है, कायम क्या है? बोलस प्लस द एसिडिक कंटेंट्स ऑफ स्टमक। स्टमक में बना हुआ ये कायम धीरे धीरे आगे बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। आपको याद होगा स्टमक और डियोडिनम जहां पे आके मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा डियोडिनम, वहां पे एक स्फिंक्टर हमने पढ़ा था। कैन यू नेम दैट स्फिंक्टर? याद कीजिए। स्टमक के जो कंटेंट्स है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स यानी कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। उस स्फिंक्टर का नाम बताइए जो कायम के फ्लो को रेगुलेट करता है फ्रॉम स्टमक इनटू डियोडिनम। इज इट कार्डियक स्फिंक्टर और इज इट पाइलोरिक स्फिंक्टर? बताइए जी। यस, यू गॉट इट राइट। दैट स्फिंक्टर इज पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर तो ईसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्टमक में। ठीक है जी। चलो, कायम पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास ने कहा मैं अपना पैनक्रियाटिक जूस भेज रहा हूं। गॉल ब्लैडर ने कहा मैं बाइल जूस भेज रहा हूं। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। और इंटेस्टिनल लाइनिंग ने कहा मैं इंटेस्टिनल जूस तो दे ही रही हूं, सकस एंटेरिकस। तो पैनक्रियाटिक जूस इज द रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस। व्हाई? Because it contains enzymes for the digestion of every kind of food component. पैनक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक जूस में फैट्स की डाइजेशन के लिए एंजाइम है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। पैनक्रियाटिक जूस में ही प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए अलग अलग तरह के एंजाइम्स हैं। इनएक्टिव है वो, उन्हें एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले। कौन कौन से हैं वो? काइमोट्रिप्सिनोजन, नोजन वर्ड आ गया तो मींस इनएक्टिव। ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेस, तो ये तीनों एक्टिवेट होंगे पहले। ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कौन कन्वर्ट करता है? डियोडिनम के द्वारा सिक्रीट किया गया एक एंजाइम जिसे कहते हैं एंटेरोकाइनेज या एंटेरोपेप्टाइडेज, जो कि ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। जब ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाता है
वो कहेगा मैं बाकी के बचे हुए ट्रिप्सिनोजन को भी ट्रिप्सिन बना दूंगा और मैं काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन बना दूंगा, प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज को कार्बोक्सीपेप्टिडेज बना दूंगा। जब ये तीनों एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, तो ये किस पे एक्ट करेंगे? ये एक्ट करेंगे प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स पे, जो छोटे टुकड़े पेप्सिन ने बना के आगे भेजे हैं। स्टमक में पेप्सिन ने शुरुआत कर दी थी, वो कायम में वो सारे टुकड़े प्रोटीन्स के आगे पहुंचे, अब बाकी का काम ये एंजाइम्स कर रहे हैं। तो ये तीनों एंजाइम्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं, यानी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स पे एक्ट करते हैं और उन्हें फर्दर तोड़ के और छोटे टुकड़े बना देते हैं, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड्स एंड फ्यू फ्री अमीनो एसिड्स। ठीक है जी, तो यहां पे डाइपेप्टाइड्स बन गए और कुछ फ्री अमीनो एसिड्स भी। लेकिन अभी भी इन डाइपेप्टाइड्स को भी तोड़ना जरूरी है ना, इनको भी तोड़ेंगे तो फाइनली अमीनो एसिड मिलेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस ने कहा कि भाई मेरे पास अमीनो पेप्टाइडेसिस एंड डाइपेप्टाइडेसिस एंजाइम्स हैं। कौन से हैं? मैं लिख रहा हूं, एंड डाइपेप्टाइडेसिस, ये एंजाइम्स हैं। सो अमीनो पेप्टाइडेस एंड डाइपेप्टाइडेस फर्दर उन छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ के फाइनली क्या बना देंगे? एमिनो एसिड्स। तो यही तो हमने कहा था, द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर अमीनो एसिड्स which are absorbed through the villi of small intestine। तो प्रोटीन डाइजेशन की शुरुआत हुई स्टमक में पेप्सिन के द्वारा, प्रोटीन डाइजेशन का कंप्लीशन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। सो हमने रिवाइज कर लिया जी प्रोटीन डाइजेशन, राइट। फैट्स का डाइजेशन, इंपॉर्टेंट फैट्स ऑफ आवर डाइट आर ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड हम खाते हैं, मतलब 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल जोड़ा तो बना ट्राइग्लिसराइड। बकल कैविटी में लिंगुअल लाइपेस एंजाइम होता है। लिंगुअल लाइपेस जो है वो कोई खास काम बकल कैविटी में नहीं करता, लेकिन जब आप खाना स्वेलो कर लेते हो, फूड स्टमक में पहुंचा और फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा, वहां पे लिंगुअल लाइपेस थोड़ा बहुत काम करता है, अप्रॉक्स 20% फैट्स। स्टमक जो है वो अपना एक एंजाइम बनाता है, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लाइपेस। छोटे बच्चों में एक्टिव होता है। कौन सा एंजाइम लिख दूं मैं? छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेस ट्राइब्यूटाइरेस है, बटर फैट पे एक्ट करता है, बड़ों में नहीं काम करेगा। तो इसका मतलब है कि फैट्स का डाइजेशन मेनली कहां होगा? भाई ना तो बकल कैविटी में हुआ है, ना स्टमक में हुआ है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, which is the important site for, most important site for fat digestion? Your answer will be small intestine। फैट्स के साथ एक समस्या बताई थी मैंने, फैट्स आर नॉट soluble in water बट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर soluble in water। तो अगर हम चाहते हैं फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स फैट्स को डाइजेस्ट करें, तो पहले हमें वाटर इनसॉल्युबल फैट्स को पानी में सॉल्युबल बनाना पड़ता है, राइट। वो कैसे होगा? यानी इमल्सिफिकेशन होगा। कौन रोल प्ले करेगा? फैट्स को इमल्सिफाई कौन करेगा? याद कीजिए, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में कौन सा डाइजेस्टिव जूस मदद कर रहा है? योर आंसर विल बी बाइल जूस। बाइल जूस में बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, बाइल सॉल्ट्स फैट ग्लोब्यूल के चारों तरफ लेयर बना देते हैं और मिसल्स बन जाती हैं। फिर मिसल्स जो है यानी इमल्सिफाइड फैट जो है, इसके ऊपर एक्ट करता है सबसे इंपॉर्टेंट फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम, and that is present in the pancreatic juice। name of the enzyme is pancreatic lipase, जो कि इमल्सिफाइड फैट को तोड़ डालेगा। किसमें तोड़ डालेगा? ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फिर एक बात और बताई थी यहां पे, the end products of fat digestion enter into lacteals। विलाय के अंदर प्रेजेंट लिम्फ वेसल्स लैक्टियल्स में एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फैट डाइजेशन एंटर करते हैं। ठीक है जी, ये थी कहानी फैट डाइजेशन की, राइट। फिर कैसा एब्जॉर्प्शन होता है फैट्स का, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं जी। नाउ मेन अब हम समझने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन। ये पूरी प्रक्रियाएं, ये कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं किस प्रकार रेगुलेट हो रही हैं। याद कीजिए, जब मैंने आपको हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बताई थी कि यानी एलिमेंट्री कैनाल का जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, आपको अलग अलग लेयर्स नजर आती हैं। सबसे अंदर म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा,
सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड सबसे बाहर सिरोसा। स्टमक के केस में ऑब्लिक मसल्स भी पाए जाते हैं सब म्यूकोसा एंड सर्कुलर मसल्स के बीच में। यहां पे हमने प्लेक्सिस के बारे में पढ़ा था, याद है आपको ये दोनों प्लेक्सिस, माइंट्रिक और द ऑर्बेक्स प्लेक्सिस, सब म्यूकोसल और मिसनस प्लेक्सिस। प्लेक्सिस शब्द का मतलब होता है यहां पे नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर्स। वैसे प्लेक्सिस नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स भी होते हैं, लेकिन यहां पे हम नर्व फाइबर्स की बात कर रहे हैं। सो व्हाट इज सब म्यूकोसल प्लेक्सिस या मिसनर्स प्लेक्सिस? सब म्यूकोसा लेयर के अंदर न्यूरॉन्स का फैला हुआ जाल सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में भी है, राइट जी। ये कंट्रोल करता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिक्रीशंस एंड द लोकल ब्लड फ्लो। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है हमारा, जीआई ट्रैक्ट, इसका अपना ही नर्वस सिस्टम है, राइट। न्यूरॉन्स का पूरा जाल फैला हुआ है। जो न्यूरॉन्स का जाल सब म्यूकोसा लेयर में है या सब म्यूकोसा और सर्कुलर मसल्स के बीच में है, वो कहलाता है सब म्यूकोसल प्लेक्सिस या मिसनस प्लेक्सिस। उसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशंस लिखा है ना, मतलब गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन, इंटेस्टिनल जूस का सिक्रीशन। एक और प्लेक्सिस हमने पढ़ा था, दैट इज मायंटेरिक और ऑर्बेक्स प्लेक्सिस। ये भी न्यूरॉन्स के नेटवर्क को कहते हैं। ये सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में है। सी और एल के बीच में ए है। सी फॉर सर्कुलर मसल्स, ए इज फॉर ऑर्बेक्स प्लेक्सिस एंड एल इज फॉर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है, याद रहेगा। इट कंट्रोल्स गैस्ट्रो इंटेस्टिनल मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करता है। सो जीआई ट्रैक्ट में होने वाली गतिविधियां, चाहे वो पेरिस्टाल्सिस है, चाहे वो सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस है, जीआई ट्रैक्ट स्वयं उन्हें रेगुलेट कर रहा है। वही हम समझने वाले हैं आगे। ठीक है, इस डायग्राम में भी देख लीजिए, माइंट्रिक प्लेक्सस दिखाया गया है जी, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाए गए हैं, म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर, ये रही सब म्यूकोसा, ये जो लंबी लंबी वेसल्स नजर आ रही हैं, वेन्स एंड आर्टरीज, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए मिसनस प्लेक्सस। ओके, सो दो तरह के प्लेक्सस आपको नजर आ गए। चलो एक छोटी सी बात समझते हैं। कभी आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हों जहां पे आपने देखा हो कि कोई इमारत बन रही है, आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती है एक इमारत को बनाने के लिए। लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे, वुडन प्लैंक्स देखेंगे आप, सरिया देखेंगे, ईंटें देखेंगे, सीमेंट देखेंगे, बहुत बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो चाहिए होता है बनाने के लिए किसी इमारत को। हमारा शरीर भी तो एक इमारत की तरह ही है, बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए, राइट। फूड कंपोनेंट्स चाहिए हम। अगर हम अल्टीमेटली सेल के लेवल पे देखें, एक सेल का प्रोटोप्लाज्म जो है वो किन चीजों से बना है भाई? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, यही सारी चीजें हैं। कंस्ट्रक्शन साइट और होम मिला लीजिए, घर मिला लीजिए, घर बनाने में भी तो वही सब चीजें चाहिए। सो ये मैं रिलेट क्यों कर रहा हूं? ये मैं रिलेट कर रहा हूं सारी बातें ह्यूमन बॉडी के साथ, राइट। सो कंस्ट्रक्शन साइट इज क्लोजर टू आवर होम एंड दैट यू कैन कंपेयर टू योर बॉडी ऑल्सो। हमारे शरीर को भी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए? सबसे पहले आप कहेंगे सर भोजन चाहिए, भोजन पानी तो चाहिए, और भोजन के अंदर ये सब चीजें हैं। वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स, वी हैव मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब चीजें चाहिए। प्रोटोप्लाज्म की बेसिक कॉम्पोजिशन यही है और ये हमें प्रोवाइड करता है हमारा भोजन। नाउ जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आप देखते हैं सुपरवाइजर्स होते हैं ना, जो कि पूरे काम की निगरानी रखते हैं कि हर चीज ठीक ठाक तरीके से हो रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, सारी चीजें रेगुलेटेड हैं, पूरा प्रोसेस जो है हर तरह से ठीक ठाक हो रहा है ना। सुपरविजन की जरूरत है ना कंस्ट्रक्शन साइट पे भी। ऐसी ही सुपरविजन की जरूरत जो है ऑब्वियसली वो हमारे शरीर में भी है, राइट जी। फूड कंपोनेंट्स जो है अल्टीमेटली डाइजेस्ट होने हैं, एब्जॉर्ब होने हैं। इन सब चीजों की निगरानी के लिए जो हमारे शरीर में है वो है बेटा जी डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़े हैं भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड भी हार्मोन बनाती है, ग्रोथ हार्मोन बनाती है, प्रोलैक्टिन बनाती है, गोनेडोट्रोपिन्स बनाती है, एड्रीनल ग्लैंड एड्रीनलिन बनाती है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाती है। हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी लाइनिंग में हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स जगह जगह फैले हुए हैं। इसे हम डिफ्यूज्ड एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ द बॉडी कहते हैं।
डिफ्यूज इसलिए क्योंकि हार्मोन सिक्रीट करने वाले सेल्स पूरी एलिमेंट्री कैनाल में फैले हैं और उनका सर्जिकल रिमूवल नहीं किया जा सकता। ऐसे एक एक सेल को निकाल नहीं सकते हम। अलग अलग तरह के हार्मोन्स वो बना रहे हैं। स्टमक भी हार्मोन सिक्रीट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी करती है। स्टमक में हम गैस्ट्रिन पढ़ेंगे, मोटिलिन पढ़ेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रोटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, राइट। इसके अलावा एंटेरोगेस्ट्रॉन, विलिकाइनिन, बहुत सारे हार्मोन्स। ठीक है, सो याद रखना ये हार्मोन्स जो है पूरी एलिमेंट्री कैनाल की एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं। एक सेल ने हार्मोन सिक्रीट करा, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ट्रेवल करता हुआ टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। टारगेट ऑर्गन के पास उसके लिए रिसेप्टर्स होने चाहिए, तभी वो हार्मोन वहां पे एक्ट करेगा। ठीक है जी। सो डाइजेस्टिव हार्मोन्स का जिक्र अब हम शुरू करने जा रहे हैं। नोट करते रहिएगा साथ साथ इंपॉर्टेंट चीजें। हार्मोन्स क्या है बेसिकली? हार्मोन्स आर बायोकेमिकल मैसेंजर्स व्हिच रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक ट्रैफिक मैन भी कह देते हैं। शरीर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन्हें रेगुलेट करके रखना जरूरी है और ये काम हार्मोन्स करते हैं। बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं, ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। हार्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाती है ना। दो तरह की ग्लैंड्स आप जानते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है जैसे सलाइवरी ग्लैंड, एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड एक सिंगल सेल भी हो सकता है, उसने हार्मोन रिलीज करा और वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा। ठीक है जी। तो एक सोर्स से हार्मोन रिलीज हुआ, टारगेट टिश्यू तक पहुंचा। टारगेट टिश्यू के पास रिसेप्टर्स होने चाहिए उस हार्मोन के एक्ट करने के लिए, और फिर टारगेट टिश्यू रिस्पॉन्ड करता है, अपना इफेक्ट दिखाता है। ठीक है जी। सो हार्मोन्स ट्रेवल थ्रू ब्लड। आफ्टर परफॉर्मिंग देयर फंक्शन हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड, राइट। और फिर ये दोबारा सिक्रीट होते हैं। एक हार्मोन लगातार नहीं बना रहता शरीर में, वरना उसका इफेक्ट लगातार बना रहेगा। हार्मोन्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट भी दिखा सकते हैं, इनहिबिटरी भी दिखा सकते हैं। देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच स्टिमुलेट फंक्शनिंग ऑफ अ टारगेट सेल, देयर आर सम हार्मोन्स व्हिच इनहिबिट द फंक्शनिंग। ठीक है जी। हार्मोन वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है टू एक्साइट और टू स्टिमुलेट, लेकिन हमेशा हार्मोन स्टिमुलेट करे ये जरूरी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्या आप जानते हैं सबसे पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? सिक्रेटिन, द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर, राइट जी। अभी आज उसका फंक्शन पढ़ेंगे। चलो एक बार डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का रिकैप देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़े थे एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर, पैनक्रियाज, एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विद इन एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, हमारी इंटेस्टाइन की लाइनिंग। चलिए, स्टमक में आप याद करो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा में पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अलग अलग तरह के सेल्स याद हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के? म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स जो कि म्यूकस बनाते हैं, चीफ सेल्स जिन्हें जाइमोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है, जो पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेस बनाते हैं। पैराइटल सेल्स और द ऑक्जेंटिक सेल्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एक ग्लाइकोप्रोटीन भी बनाते हैं, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, which helps in absorption of which vitamin? Cassell's intrinsic factor helps in absorption of vitamin B12 in the ileum region of small intestine। ठीक है, तो ये सेल्स थे किसके? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, राइट जी। म्यूकस सेल्स ने बनाया म्यूकस, चीफ सेल्स ने बनाया इनएक्टिव पेप्सिनोजन जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन में बदलेगा। पैराइटल सेल्स ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन आयंस अलग, क्लोराइड आयंस अलग, एंड कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये वाली चीज कहलाती है गैस्ट्रिक जूस। डेली गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो रहा है। गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को रेगुलेट करने के लिए जो हार्मोन है उसका नाम बता रहा हूं, दैट इज गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन regulates the secretion of gastric juice। गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज कहां से हो रहा? स्टमक में जी सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रीटिंग सेल्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स जो हैं स्टमक की वॉल में, वो स्वयं ये हार्मोन बनाती हैं, यानी गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन का सोर्स है खुद स्टमक। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू फिर ये हार्मोन टारगेट सेल तक पहुंचेगा। काम क्या कर रहा है? व्हाट फंक्शन इट इज परफॉर्मिंग? टारगेट क्या है उसका? खुद स्टमक, सोर्स भी स्टमक और टारगेट भी स्टमक। नाम क्या है हार्मोन का? गैस्ट्रिन।
काम क्या है जी? स्टिमुलेट्स सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन प्रमोट करता है? गैस्ट्रिक। दूसरा काम, इट स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, स्टमक की मोटिलिटी को, चर्निंग मूवमेंट्स को और बढ़ाता है। राइट जी? चलिए, ये था काम गैस्ट्रिन का। एक और देखते हैं अब हम, डाइजेस्टिव हार्मोन्स में हिस्टामीन, ये डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन से बनता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है ना, उससे हिस्टामीन बनता है। सोर्स क्या है? स्टमक। टारगेट स्टमक। फंक्शन क्या है हिस्टामीन का? स्टिमुलेट्स पेराइटल सेल्स टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं हिस्टामीन का काम है स्टमक में HCl की सिक्रीशन को बढ़ाना। ठीक है जी? गैस्ट्रिन का काम ओवरऑल गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाना। सीरोटोनिन, एक और आ रहा है जी आपके सामने, सीरोटोनिन। अच्छा, हिस्टामीन वेसोडाइलेटर भी होता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। सीरोटोनिन ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। सीरोटोनिन इज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर। एलिमेंट्री कैनाल में सीरोटोनिन का सोर्स स्टमक है और इसका टारगेट भी स्वयं स्टमक है। वहां पे ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स कर रहा है। स्टमक की वॉल में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है, ऑब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ये सब स्मूथ मसल्स ही तो हैं, इनवॉलंटरी मसल्स। तो यहां पे सीरोटोनिन उनका कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। याद रहेगा जी? सेरोटोनिन कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। राइट? चल, नेक्स्ट हार्मोन देख रहे हैं, एंटेरोगेस्ट्रॉन, जिसका दूसरा नाम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, GIP। लिख लीजिए साथ के साथ, एंटेरोगेस्ट्रॉन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। नाम से ही फंक्शन का अंदाजा लग रहा है कि गैस्ट्रिक जूस को कुछ इनहिबिट करता होगा। ये स्वयं एक पेप्टाइड है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, और ये गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। देखते हैं इसका सोर्स क्या है और इसका टारगेट क्या है। तो इस हार्मोन का सोर्स है डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा। डियोडिनम से रिलीज होने वाला ये हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन, यानी टारगेट ऑर्गन है स्टमक, वहां तक पहुंचेगा। वहां पे ये दो काम करेगा। इट विल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। एंटेरोगेस्ट्रॉन है ना, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है ना, तो इनहिबिट कर रहा है सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कौन कर रहा था? गैस्ट्रिन। तो एंटेरोगेस्ट्रॉन उसे इनहिबिट कर रहा है। दूसरा काम, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक मोटिलिटी, यानी जो काम गैस्ट्रिन करवा रहा है ये उसका उल्टा काम करवा रहा है। ठीक है जी? राइट? चलो, ये किसने बनाया? स्मॉल इंटेस्टाइन के डियोडिनम रीजन। राइट? अच्छा, एक बार रिकॉल करते हैं हम अपने पैनक्रियाटिक जूस को। पैनक्रियाज विच इज द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट, एंडोक्राइन पार्ट है। एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रियाटिक एसिनाए या एसिनर सेल्स हैं, जो कि रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस यानी पैनक्रियाटिक जूस बनाता है। व्हाई इट इज रिचेस्ट डाइजेस्टिव जूस? इट हैज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन ऑफ एवरी काइंड ऑफ फूड कंपोनेंट। वो एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, यदि वो पैनक्रियाज में ही एक्टिव होंगे तो स्वयं पैनक्रियाज को ही खा जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। तो कई तरह के एंजाइम्स हैं। देयर इज इनएक्टिव अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए, स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। ट्रिप्सिनोजन, जो ट्रिप्सिन में एक्टिवेट होता है। काइमोट्रिप्सिनोजन, जो काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेस, जो कार्बोक्सीपेप्टिडेस में कन्वर्ट होता है। इनएक्टिव लाइपेसेस, इनएक्टिव न्यूक्लियसेस, ये सारे पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स हैं और ये पैनक्रियास के एसिनर सेल्स जो है वो बनाते हैं। लिवर याद कर लीजिए भाई, लिवर ने लार्जेस्ट ग्लैंड जो है बॉडी की, उसने बाइल जूस बनाया। बाइल जूस की कॉम्पोजिशन में क्या है भाई? पानी है, बाइल पिगमेंट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स हैं, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, फैट्स भी प्रेजेंट। बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ये बात बार बार बता रहा हूं। लिवर में बना बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर बाइल जूस में से पानी खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, बाइल जूस को कंसंट्रेट कर देता है 20 गुना ज्यादा। कंसंट्रेटेड बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाने में मदद करता है, क्योंकि वहां पे बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं जो फैट्स को इमल्सिफाई करते हैं। बाइल पिगमेंट्स भी तो होती हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन इज येलोइश इन कलर एंड बिलीवर्डिन इज ग्रीन इन कलर। ये हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बनने वाली
पिगमेंट्स है। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका जो अपना इंटेस्टिनल म्यूकोसा है वो भी कई तरह के एंजाइम्स बना रहे हैं। ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स भी हैं और कुछ इंटेस्टिनल जूस में रिलीज भी हो जाते हैं। एंटेरोकाइनेज है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलता है। डाइसैकेराइडेसेस, सुक्रेस, माल्टेस, लैक्टेस जो डाइसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करते हैं। डाइपेप्टाइडेसेस जो डाइपेप्टाइड्स को तोड़ते हैं। अमाइनोपेप्टाइडेसेस भी हैं। लाइपेसेस जो बचे हुए फैट्स को ब्रेक कर देंगे। न्यूक्लियोटाइडेसेस जो न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ते हैं। न्यूक्लियोसाइडेसेस जो न्यूक्लियोसाइड को तोड़ते हैं। ठीक है, ये इंटेस्टिनल जूस जो है उसके अपने एंजाइम्स है। चलो अगले हार्मोन पे जाते हैं। सिक्रेटिन, एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। और सिक्रेटिन को जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन जो है बैलिस एंड स्टार्लिंग ने डिस्कवर करा था। कहां से? काफ स्टमक से। याद रख लेना ये बात, नोट्स अगर बना रहे हो तो लिख लेना उसमें। सिक्रेटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन बाय बैलिस एंड स्टार्लिंग फ्रॉम काफ स्टमक। सिक्रेटिन का सोर्स क्या है, टारगेट क्या है, देखते हैं जी। सिक्रेटिन का सोर्स है डियोडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआती हिस्सा। सिक्रेटिन का इफेक्ट क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है जी? पैनक्रियास भी है इसका टारगेट ऑर्गन, इसका टारगेट ऑर्गन लिवर भी है, इसका टारगेट ऑर्गन स्टमक भी है। कुछ जगहों पे ये स्टिमुलेट करवाएगा काम को और कुछ जगहों पे इनहिबिट भी कर सकता है। स्टमक में क्या करवा रहा है सिक्रेटिन? इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा था गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी को। एंटेरोगेस्ट्रॉन इनहिबिट कर रहा था, सिक्रेटिन भी इनहिबिट कर रहा है। लिवर में सिक्रेटिन क्या काम करता है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ द बाइल जूस। लिवर के द्वारा बनाए गए बाइल जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट। हार्मोन ट्रेवल ब्लड के थ्रू करते हैं, ध्यान रखना ये। पैनक्रियाज में क्या कर रहा है? स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस इनटू द पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस में बाइकार्बोनेट आयंस भी हैं और एंजाइम्स भी हैं। ध्यान रखिएगा जो सिक्रेटिन है उसका असर पैनक्रियास पे ये है कि वो बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ऐसा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन को बढ़ाता है जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस का लेवल ज्यादा है। क्योंकि अभी हम एक और एंजाइम देखेंगे, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ये पैनक्रियोजाइमिन भी पैनक्रियास पे एक्ट करता है, पैनक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है, लेकिन वो ऐसा पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन को बढ़ाएगा जिसमें एंजाइम्स ज्यादा है। यहां पे बाइकार्बोनेट आयंस की बात हो रही है, तो सिक्रेटिन ये काम कर रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट हार्मोन जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, शॉर्ट में कह देते हैं CCK-PZ। फुल फॉर्म है, लिखिए, कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। CCK स्टैंड्स फॉर कोलेसिस्टोकाइनिन, PZ स्टैंड्स फॉर पैनक्रियोजाइमिन। पहले माना जाता था ये दोनों अलग हार्मोन्स हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि नहीं भाई, ये दोनों एक ही हार्मोन्स हैं। सोर्स क्या है इसका और टारगेट क्या है CCK-PZ का? सोर्स है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्से। टारगेट पैनक्रियास भी है और गॉल ब्लैडर भी है। गॉल ब्लैडर पे ये एक्ट करता है, ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड रिलीज ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस को रिलीज करवाता है गॉल ब्लैडर से। ठीक है जी। पैनक्रियास पे एक्ट करके CCK-PZ स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस which is rich in enzymes। ठीक है, ये एंजाइम्स वाला पैनक्रियाटिक जूस, नाम से पता चल रहा है ना, पैनक्रियोजाइमिन, पैनक्रियास के एंजाइम्स रिलीज करवाता है। ये काम है जी CCK-PZ का। क्लियर है जी? नाम थोड़ा लंबा जरूर है, लिखेंगे तो याद हो जाएगा, ये एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो। नेक्स्ट ले रहे हैं जी सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का सोर्स स्टमक भी है, डियोडिनम भी है। टारगेट भी देखो, स्टमक खुद भी टारगेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन भी टारगेट है, गॉल ब्लैडर एंड लिवर भी इसका टारगेट है हार्मोन्स का। क्या क्या काम कर रहे हैं स्टमक में? इट इज इनहिबिटिंग सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। कितने सारे हार्मोन्स हो गए जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में इट इज इनहिबिटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी। गॉल ब्लैडर एंड लिवर में it is inhibiting the contraction of the gallbladder, release of bile juice and even the synthesis of bile juice। तो देखो ऐसे हार्मोन्स भी हैं जो काम स्टिमुलेट करवा रहे हैं, ऐसे भी हैं जो इनहिबिट करवा रहे हैं। एक पूरा सुपरविजन रखना जरूरी है ना कि सारी एक्टिविटीज ठीक ठाक सही तरीके से
चलती रहें। हॉर्मोन्स मेटाबॉलिक ट्रैफिक मैन है, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी। इसके अलावा विलिकाइनिन भी हार्मोन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से आने वाला, जो इंटेस्टिनल विलाय का मूवमेंट और विलाय में एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, दैट इज विलिकाइनिन। एंटेरोक्राइनिन भी होता है जो इंटेस्टिनल जूस की सिक्रीशन को बढ़ाता है। ठीक है जी। सो डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स ने क्या करा है, बेसिकली डाइजेशन की इस प्रक्रिया को, एब्जॉर्प्शन की इस प्रक्रिया को कंप्लीटली रेगुलेट करके रखा है ताकि हर चीज सही तरीके से होती रहे। फूड कंपोनेंट्स का डाइजेशन कंप्लीट हुआ जिसमें कि हमें ये चीजें मिल जाती हैं। अच्छा, आपको याद है ना, विटामिन मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट रिक्वायर डाइजेशन एंड दे डू नॉट प्रोवाइड यू एनर्जी। विटामिन मिनरल्स एंड वाटर do not require digestion because they are already in their simplified form, they are absorbed easily. चल, सो ये थी कहानी हमारी डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स के बारे में। जल्दी से नाम बता दूं फिर से क्या क्या बताया मैंने आज। गैस्ट्रिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन, एंटेरोगेस्ट्रॉन जिसे गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी कहा गया, सोमेटोस्टेटिन, एंटेरोक्राइनिन, विलिकाइनिन। कितने सारे नाम आज आपने नए सीखे। थोड़ा बहुत आपने पहले भी पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में इनके बारे में, और ज्यादा गहराई से आज आप जान गए। चलिए, मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार कहता हूं, आपको गुड विशेस देता हूं, ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी भी आपको देता हूं। आप इन चीजों पे महारत हासिल करें, मेहनत करते रहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। नमस्कार जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।